हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि हमने पिछले कुछ दिनों से कक्षा 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, इस चैप्टर की मैंने 4 या 5 वीडियो जो पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आप उसे जाके पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जैसे कि यहाँ पर कृषि परिवहन कैसे निर्माण हुआ था यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है ये खरीफ फसल के बारे में और रबी फसल के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। फिर ये है यहाँ पर कुछ कृषि करने के कुछ स्टेप थे। ठीक है, इसी स्टेप में से हमने फर्स्ट स्टेप मिट्टी कैसे तैयार करते हैं ये पढ़ लिया था। दूसरा बुआई कैसे करते हैं यह भी पढ़ लिया था। खाद एवं उर्वरक देने का क्या मतलब है, क्यों डालते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। सिंचाई करना क्यों जरूरी है, किसे कहते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक क्या होगा वो होगा खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा का मतलब है बच्चों कि खेतों में क्या होता है कि जो फसल होते हैं उनके साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं। ठीक है, और उन पौधों का खेतों में कोई काम नहीं होता है, तो उन खेतों को उसी जो अन्य पौधा उग गया है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो पौधा खुद उग गया है, तो हम उन्हें खरपतवार कहते हैं। ठीक है, फिर इसकी तो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे खरपतवार सुरक्षा कैसे की जाती है, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर कटाई के बारे में। यानी कि ये दो टॉपिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में आपको भंडारण के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ते हैं इन दो टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है ना, खाद एवं उर्वरक में अंतर, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, हर बार आप एग्जाम पूछ जाते हैं और यहाँ पर ये खाद के लाभ क्या होते हैं आपको अच्छे से याद कर लेना होता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा हमने इन सब के बारे में जितने मैंने पिछले टॉपिक पढ़े उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोझो एवं पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि बूझो और पहेली जो है वो एक पास में ही एक खेत है, गेहूं की खेत है, वहां वो लोग गए हैं। ठीक है, उन्होंने देखा है कि जो गेहूं की फसल थी ना उसके साथ साथ कुछ और भी पौधा है, जो कि अन्य पौधे जो कि उग गए हैं। ठीक है, उन्होंने देखा है गेहूं की फसल के साथ साथ कुछ और पौधे भी उग गए हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी पौधे को हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं, ये आपका एक दोस्त रहा बूझो। ठीक है, इसके मन में भी एक क्वेश्चन है कि क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। इसके मन में क्वेश्चन है कि जो खरपतवार पौधा था जो कि गेहूं की फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी उगे थे, क्या इन्हें उगाया गया है या नहीं। तो आपको तो पता ही है कि इन पौधे को उगाया नहीं जाता, ये पौधे तो खुद ही उग जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर खरपतवार किसे कहते हैं और उसका डिटेल में जानते हैं। तो खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को ही खरपतवार कहते हैं। सबसे पहले तो आप इसको जो है नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए कि खरपतवार क्या होता है। बच्चों क्या होता है, खेत में जो होता है, खेत में फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी जिनको अवांछित कहा जाता है, वो पौधे भी प्राकृतिक रूप का मतलब है कि वो पौधे अपने आप उग जाते हैं, उन्हें उगाया नहीं जाता है, वो अपने आप पौधे उग जाते हैं। ठीक है, और वो फसल के साथ होते हैं, अपने आप उग जाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से उन्हें वो उगते हैं अपने आप। तो ये जो आपको अवांछित पौधे दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं खरपतवार। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो फिलहाल नहीं है,
जाते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, तो यहाँ पर है खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। बच्चों देखिए निराई क्या होती है। निराई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब हम खेतों में से खरपतवार पौधे को हटा देते हैं तो इसी प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। मतलब क्या है, निराई जो है खेतों के लिए आवश्यक है। निराई का मतलब है कि खेतों में से खरपतवार को हटाना जरूरी होता है क्योंकि अगर हम खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो जो मिट्टी में जल है, पोषक है या फिर जगह है खेत की, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश मिलनी चाहिए पौधे को, वो क्या होगा, वो फसल को ना मिल करके फसल को नहीं मिलेगी, मतलब कि उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, और वो सारे के सारे जो जल, पोषक, जगह, प्रकाश होगा, ये सब के सब जो खरपतवार पौधे होते हैं ये सब ले लेंगे। इससे क्या होगा कि जो फसल होगी वो कमजोर हो जाएंगे क्योंकि उनको जल नहीं मिलेगा, पोषक नहीं मिलेगा, तो वो कमजोर होंगे ही, ठीक है, क्योंकि उनकी जगह पर कोई और आपका अन्य पौधा ले लेता है। जैसे अगर हम उस खरपतवार को हटा देंगे तो सारे के सारे इतने पोषक तत्व होंगे वो सब हमारे फसल को मिल जाएगा। तो इसीलिए खेतों में से खरपतवार को हटाना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। कुछ खरपतवार कटाई से भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। बच्चों क्या होता है, यहाँ पर कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको काटना, मतलब कि अगर आप काटने जाएंगे तो आपके लिए ही बाधा उत्पन्न करती है, आपके लिए ही मुश्किल उत्पन्न करती है। जैसे कि मनुष्य एवं पशुओं के लिए कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं, खेतों में उगते हैं, जो कि मनुष्य या पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई फसल को खा रहे हैं या फिर अगर आप जो है मक्का हो गई, ठीक है, तो मक्का का पेड़ जो होता है जिसे हम गाय वाय को खिलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उन पौधों के साथ अगर खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो कुछ विषैले पौधे होंगे जो कि फसल के साथ साथ कट जाएंगे, और जैसे ही हम उसे खाएंगे या पशु खाएंगी तो वो उनके लिए विषैले हो सकते हैं। इसीलिए खरपतवार को भी हटाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो पौधे आप, जैसे मान लीजिए आप खरपतवार पौधे गए काटने के लिए, ठीक है, तो जब आप काटने जाएंगे तो आपके लिए ही मतलब मुश्किल होती है। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिससे कि कांटे वाले पौधे उग जाते हैं, ठीक है, खरपतवार, अगर आप उसको काटने जाएंगे काटने के लिए तो उससे क्या होगा, कहीं कहीं आपके बॉडी में कांटे चुभ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए भी ध्यान रखना है कि अच्छे से पौधे को काटा जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, खरपतवार वाले पौधे कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं मनुष्य एवं पशुओं के लिए, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देती हूँ, एक मिनट के लिए। यस, यहाँ पे खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर खरपतवार को हटाने के लिए या फिर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार पौधे जो है वो खेतों में वृद्धि ना करे, ठीक है, मतलब वो और भी ज्यादा मतलब पौधा जो बड़ा ना हो खरपतवार वाला, या फिर खेत में अगली बार से खरपतवार पौधे ना उगे, इसके लिए किसान जो होते हैं कुछ तरीके अपनाते हैं जिनकी मदद से खरपतवार को खेतों में से हटाया जा सकता है और खरपतवार के वृद्धि को भी रोका जा सकता है, ठीक है। देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है, ठीक है। मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जब आप फसल उगाते हैं ना, फसल उगाने से पहले अगर आप उससे पहले अगर आप जो है खेतों में अगर उस खेत की अगर आप जुताई कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप जो है बीज बोने से पहले अगर आप खेत में अगर जुताई कर देते हो तो वो आपकी मिट्टी जो होगी भुरभुरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि उसको जब आप उलट पुलट दोगे तो आप क्या कर पाओगे कि खरपतवार को आप बड़े ही आसानी के साथ उन्हें उखाड़ सकते हो या हटा सकते हो, उतनी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सीधे खरपतवार पौधे को पकड़ोगे और उखाड़ सकते हो, ठीक है, सिंपली। इसीलिए जो है आप, अगर आपको पता है कि हमारे खेतों में जो है खरपतवार कुछ ज्यादा ही उगता है या ज्यादा ही है, तो आप फसल उगाने से पहले ही खरपतवार को हटाने के लिए आप जो है उसमें जोत दीजिए, पहले खेत को पहले ही जोत दीजिए, इससे आपका खरपतवार हटाने में आपको मदद मिलती है, ठीक है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। इससे खरपतवार पौधे
सूख कर मर जाते हैं और उन मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे आप खेत जुताई करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका खरपतवार पौधा जो होता है सूख करके वहीं मर जाएगा। ठीक है, सूख कर आता है अपने आप में, क्योंकि वो ज्यादा गहराई तक जा नहीं पाता। जैसे आप खेत जुताई कर देंगे तो वो क्या होगा, आपका वो ज्यादा गहराई तक जा नहीं पाएगा जो खरपतवार पौधे होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपका सूख करके मर जाएगी। वो पौधे ऊपर ऊपर ही उग जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो सूख कर मर भी सकते हैं। ठीक है, और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए खेत को जोतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जोतेंगे ना आप खेत को तो कई बार खरपतवार पौधे ऐसे होते हैं जो वही उखड़ जाते हैं उसमें, और वही मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं, फिर उसी में उसर करके फिर खाद बन जाते हैं। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है। खरपतवार हटाने का नवीनतम सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। ठीक है, बच्चों जो क्या होता है खरपतवार हटाने का जो अच्छा एक तरीका होता है वो ये होता है यहाँ पर कि जो भी आपके पास खरपतवार पौधे हैं, याद रहे कि उस पौधे में जो है फूल एवं बीज ना निकले। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप उसको बड़े आसानी से हटा पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके आगे यहाँ पर खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। क्या होता है खरपतवार पौधे को अपने हाथ से जड़ से ही उखाड़ लेते हैं या भूमि के पास जा करके हम फसल को काट लेते हैं। जैसे कि मैं एक बार इसको फिगर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो आपका पौधा दे रखा है ये क्या है, खरपतवार है, मान लीजिए ऐसा, लेकिन है नहीं। तो क्या करते हैं, कभी कभी किसान जो होते हैं इसको उखाड़ कर ही हटा लेते हैं, या फिर हम जो होते हैं जैसे कि ये जड़ है ना यहाँ पे, यहाँ से हम काट लेते हैं पौधे को। ठीक है, तो इससे जो होता है खरपतवार को भूमि के जड़ों से हटा दिया जाता है या फिर इसको उखाड़ भी लिया जाता है। ठीक है, यह कार्य जो होता है खुरपी एवं हैरो की सहायता से किया जा सकता है। अगर आप खेतों में से जो है यहाँ पर उसकी भूमि के जस्ट यानी कि भूमि के निकट से अगर आप खरपतवार को हटाना चाहते हैं तो आप खुरपी या फिर हैरो की मदद से आप उसको आराम से काट कर हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये लाइन जो है नोटबुक में आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब ऐसा नहीं केवल हम खुरपी या हाथों से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनका मतलब रसायन मतलब कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनका हम खेतों में प्रयोग करके खरपतवार के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं खरपतवार नाशी। ठीक है, उस विधि को क्या कहा जाता है, उस विधि को कहते हैं यहाँ पर खरपतवार नाशी कहा जाता है। ठीक है, सिंपली जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के दिखेगा 2 या फिर 4D, ये रसायन है कुछ 2 या फिर 4D की मदद से जो आप खेत में इसका जब आप उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका खरपतवार पौधा जो है वो वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका खरपतवार नाशी का कुछ एग्जाम्पल था। ठीक है, 2 और 4D। ठीक है, सिंपल। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि जब आप केमिकल का यूज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2 या फिर 4D, ये कुछ केमिकल होते हैं, जब आप इनका खेतों में छिड़काव करेंगे ना, इसे स्प्रे कहते हैं, अगर आप वो करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो आपका खरपतवार पौधा था वो आपका मर जाएगा, और इससे आपका जो फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, केवल खरपतवार पौधे को ही नुकसान होगा, फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ रसायन तरीके हैं जिनकी मदद से हम खेतों में खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी कि फुहारा की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। अब देखिए क्या होता है, खरपतवार नाशी यानी कि जो आपके केमिकल होते हैं उनमें क्या किया जाता है, तो उस केमिकल में पहले कुछ पानी मिला दिया जाता है और फिर उनको स्प्रेयर की मदद से खेतों में छिड़काव कर दिया जाता है। जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये जो आपको नीचे व्यक्ति के पीछे पीठ पर जो मशीन है ये, इसमें क्या है कि रसायन है कुछ और इसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है, ये जो आपको कर रहा है स्प्रे कर रहा है, और ये जो आपको निकल रही है बारिश की बूंद की तरह, ये छिड़काव कर रहा है खेतों में।
ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि आपको आसपास में दिख रहा होगा कि ये सब आपको कुछ कुछ निशान दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सब खरपतवार पौधा था और जैसे इसका छिड़काव किया गया खरपतवार पौधा आपका मर गया, जबकि आपका फसल जो अभी भी जीवित है, जो आपको हरे रंग की दिख रही है। ठीक है, तो कुछ केमिकल होते हैं जिनकी वजह को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा भी है खरपतवार नाशी का छिड़काव। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके दोस्त के मन में एक डाउट है, बूझो के मन में, कि क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? क्या जो यहाँ पे जो व्यक्ति इस चीज का छिड़काव कर रहा है, अभी जो व्यक्ति इस चीज का छिड़काव कर रहा है, क्या इसको भी कोई नुकसान होता है क्या इस छिड़काव करने से? देखते हैं अगर होता है या नहीं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, जैसा पहले बताया गया था, खरपतवार की वृद्धि के समय एवं तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। ठीक है, खरपतवार जो होती है आपकी वृद्धि पुष्पन एवं बीज बनने से पहले की होती है उसकी। ठीक है, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि खरपतवार नाशी का जो व्यक्ति छिड़काव कर रहा होता है उसके स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो व्यक्ति इसका छिड़काव करता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो खरपतवार नाशी होती है, जो इसका छिड़काव करने वाला किसान होता है ना, उसके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये एक रसायन होता है, आपको पता है रसायन कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जब भी कोई व्यक्ति छिड़काव कर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए, अपने मुंह पर जो है, अपने मुंह और जो है अपने नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए, क्योंकि ये रसायन होती है, इससे छिड़काव करने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर खरपतवार से कैसे सुरक्षा करते हैं वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कटाई के बारे में। ठीक है, कटाई क्या होती है? ठीक है, अब हम यही पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, कटाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कटाई क्या होती है। यहाँ देख सकते हैं, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य होती है। फसल की कटाई का मतलब है बच्चों फसल को काटना। यह भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि अगर आप फसल को केवल उगा रहे हैं और काट नहीं रहे हैं तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप फसल को उगाते हैं तो उसे काटना भी बहुत जरूरी है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। ये एक डेफिनेशन है कि कटाई किसे कहते हैं। अगर आपका मन हो तो आप इसे नोटबुक में लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फसल को काटना ही कटाई कहलाता है। तो जब आपका फसल पक जाता है उसके बाद जब आप फसल को काटते हो तो उसी प्रक्रिया को कटाई कहते हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कटाई के दौरान जब हम फसल की कटाई करते हैं तो उनको कई बार क्या कहता है, उखाड़ भी लिया जाता है, जड़ समेत उसको उखाड़ लिया जाता है, या तो नहीं उसके जड़ होते हैं, जड़ जो होता है जड़, जैसे मान लीजिए कि आपका पौधा है, सपोज दैट ये आपका कोई पौधा है। ठीक है, तो जैसे कि ये आपकी मिट्टी है, देखिए मान लेते हैं कि आपकी मिट्टी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर कि जो आपके पास पौधे होंगे ना, उसको कई बार लोग होते हैं जड़ से उखाड़ लेते हैं, या फिर उसको ये धरातल जो आपको ये वाली पॉइंट दिख रही है, मतलब जमीन से थोड़ी सी ऊपर होकर के उस फसल को काट लिया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से कटाई की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। बच्चों, क्या होता है कि जब कोई भी अगर आप फसल उगाते हैं खेतों में तो उसको पकने के लिए, यानी कि अगर आप उसमें काटना चाहते हैं फसल को, तो आपको उसके लिए 3-4 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 3-4 महीने में आपकी वो फसल जो होती है वो पकती है। ठीक है, पकती है वो कितने महीने में? 3 से 4 महीने उसको लग जाते हैं, तो आप 3 से 4 महीने बाद ही आप उस फसल को काट सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम फसल को पकने में कितने समय लगते हैं, 3 से 4 महीने। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है, हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। बच्चों, क्या होता है कि ना, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, हमारे इंडिया में क्या होती है, दराती होती है। ये जो आपको फिगर दिख रही है ना यहाँ पर, ये क्या है, दराती है, आपको दिख रहा होगा इस टाइप का कुछ
फिगर है। ये आपका दराती होता है, ये भी एक प्रकार का औजार होता है और इस औजार की मदद से हम फसलों की कटाई करते हैं, लेकिन इस औजार को हाथ में रखकर तब फसलों की कटाई की जाती है, ठीक है। और नहीं तो हम मशीन का भी आजकल हम उपयोग करने लगे हैं और जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो या तो हमारे जो इंडिया में फसल जो काटी जाती है वह दराती की सहायता से, ध्यान रखना है, दराती की मदद से, या तो आजकल मशीन का भी प्रयोग किया जा रहा है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। हार्वेस्टर एक मशीन होती है जिसके द्वारा फसल की कटाई की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काटी गई फसलें से बीजों दानों को भूसे से अलग करना जरूरी होता है। जब भी कोई हम फसल काटते हैं तो उसमें क्या होता है, बीज होती है ना, या फिर उसमें दाने भी होते होंगे, उसको अलग करना बहुत जरूरी होता है। उसको जो भूसा होगा ना, भूसे जैसे मान लीजिए हम धान की खेती कर रहे हैं, बीज भी होते हैं, हमारा अनाज भी होता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा जो वो पौधे बच जाते हैं, सूख कर पौधे बचे होते हैं ना, उसको क्या किया जाता है, उसे जो होता है किसान जो होते हैं भूसा बना लेते हैं उसका, ठीक है, और उसे वो गाय भैंस को खिलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो काटी गई फसल थी उसमें से बीज को और दानों को अलग करना जरूरी होता है। किससे अलग करना जरूरी होता है, उस भूसे से, ठीक है। इसे कहते हैं हम थ्रेशिंग, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जब हम फसल में से जब हम बीज और दानों को भूसों से अलग कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा है यह कार्य जो है कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो बीजों से या फिर अनाज से जब हम भूसे को अलग करते हैं तो ये एक कॉम्बाइन मशीन के द्वारा इस काम को किया जाता है, जो कि अनाज को होते हैं भूसों से अलग कर देता है, ठीक है। अनाज का हम उपयोग कर लेते हैं और जो भूसा होती है उसको हम गाय भैंस को खिला देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर है कि जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त होता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर आपको जो दिखी थी, ये वाले जो आपको दिख रही है यहाँ पर कॉम्बाइन मशीन, ये कॉम्बाइन मशीन कैसे होता है, ये कॉम्बाइन मशीन जो होती है जब आप हार्वेस्टर को, ठीक है, हार्वेस्टर को और थ्रेशर को मिला देंगे तब आपका एक ये वाली मशीन बन जाती है, ठीक है। सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक मिनट बच्चों, यस, अब बढ़ते हैं। यहाँ पर छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है यहाँ पर कि अलग करते हैं। यहाँ पर क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका छोटा सा खेत है, तो क्या आप उसके लिए मशीन का यूज करोगे, नहीं। ऐसे कनेक्शन में क्या करते हैं, छोटे खेत वाले किसान जो होते हैं उसे अपने हाथों से ही फटक लेते हैं और बीज को अलग कर देते हैं और अनाज को अलग कर देते हैं और जो भूसा होता है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। सिंपल, ठीक है। और ये आपको चित्र जो है 1.9 में दिख रहा होगा, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे फिगर, ये आपका विनोइंग है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो विनोइंग होते हैं उसको कैसे करते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके होंगे इस विनोइंग के बारे में, ठीक है। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक आपके दोस्त है जिसका नाम है पहेली, ठीक है। इसके मन में कुछ क्वेश्चंस भी है, कुछ डाउट भी है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानना चाहती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। लेकिन जरा यहाँ जब हम कई बार देखते हैं कि किसान जो होते हैं जब फसल की कटाई कर लेते हैं तो जो फसल के तने वाला टुकड़ा होता है वो खेत में ही छोड़ देते हैं और उसे वो खेत में ही जला देते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो होता है, इससे क्या होता है कि इससे हमारा प्रदूषण भी ज्यादातर बढ़ता है और ऐसा भी होता है कि जो खेत में रखी हुई फसल है उसमें आग लगने का खतरा भी होता है, ठीक है। और वो जो इस बात से भी चिंतित है कि उसे लोग खेत में ही जला देते हैं, आग लगा देते हैं, इससे प्रदूषण फैलता है, इसीलिए, ठीक है, लेकर चिंतित है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं आगे। यहाँ पर वैसे यहाँ पर हमें कि यहाँ पर आपको येलो कलर की बॉक्स में एक कटाई पर्व के बारे में बताया जा रहा होगा। कटाई पर्व क्या होती है, चलिए आइए जानते हैं कटाई पर्व किसे कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 3-4 महीने के कठोर
परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। देखिए इन्होंने 3 से 4 महीने क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। तो मतलब है किसान को इतना दिन तक वेट करना पड़ता होगा, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। 3-4 महीने तब जाकर उनका फसल पकता है, तब वो जाकर उनको काटने का समय आता है। ठीक है, स्वर्णिम दोनों से बड़ी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। क्या होता है, जो किसान व्यक्ति होते हैं वो फसल को देख करके, अभी क्या फसल बिल्कुल खड़ा है, मतलब कहीं आंधी आने की वजह से फसल जो गिरी नहीं है, बर्बाद नहीं हुई है, और तो उनको देखकर जो किसान होता है वो काफी ज्यादा उल्लास होता है, काफी ज्यादा अच्छा महसूस करता है, खुश होते हैं उस फसल को देख करके। ठीक है, यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल होता है। तो किसान जो होते हैं इस ऋतु में बहुत ज्यादा आराम करते हैं, खुशी मनाते हैं वो लोग, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पिछले 3-4 महीने से मेहनत कर रहे होते हैं, अब उनके महीने का उनको फल मिलता है। ठीक है, इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। तो यहाँ पर हमारे भारत के समय में जब कटाई की जाती है फसलों की, तो उस समय किसान जो होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा उल्लास मनाते हैं। ठीक है, पुरुष एवं महिलाएं, ठीक है, पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है केवल खाली ये पर्व केवल पुरुष ही मनाए, महिलाएं और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष जो होते हैं ये दोनों मिलकर के इस पर्व को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। ठीक है, कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवाब एवं बिहू जुड़े होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जब फसलों की कटाई जाते हैं, फसलों की जब कटाई की जाती है, तो कटाई के ऋतु में ही क्या क्या आता है कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे त्योहार भी होते हैं, जैसे कि पोंगल त्योहार मनाई जाती है, बैसाखी होती है, होली होती है, दिवाली होती है। ठीक है, तो ये सब आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाँ ये जो कटाई पर भी हमारे इसमें की जाती है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा यहाँ पर वो हमने पढ़ा कटाई के बारे में। ठीक है, और साथ साथ हमने यहाँ पर जो है खाद एवं उर्वरक के बारे में पढ़ा, यहाँ पर सॉरी खाद एवं उर्वरक के बारे में नहीं, खरपतवार के सुरक्षा के बारे में पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में भी आया होगा। ठीक है, कल के हम वीडियो में हम भंडारण के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे भंडारण के बारे में। ठीक है, तो ये रहा हमारा यहाँ पर ही हमारा लास्ट स्टेप होगा कि कृषि पद्धति करने का, क्योंकि हमने कटाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया। ठीक है, केवल अब भंडारण रह गया, तो कल हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए बाय। घर में अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक।